हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर खींच का डायरेक्टर। चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या बायोडाइवर्सिटी हमारा अर्थ में हर जगह इक्वल है? नहीं। क्या डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल है? नहीं। लेकिन कहीं कहीं हमें एक पैटर्न देखने ज़रूर मिलता है और ये पैटर्न आप लोगों को पता होगा बच्चों। यहाँ लिखा हुआ है लैटिट्यूडल ग्रेडियंट। इसका मतलब ये है, अगर हम लैटिट्यूड में ऊपर जाते हैं, यानी अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे बच्चों, अगर हम इक्वेटर से चढ़ते 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 पोल की तरफ जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए जैसे हम ऊपर जाते हैं स्पीसीज का डाइवर्सिटी कम होते जाता है। यानी इस इलाके में जो फॉरेस्ट होगा वहाँ स्पीसीज का डाइवर्सिटी ज़्यादा होगा, इस इलाका में जो होगा उसका कम 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 कम। ये इन जनरल है, कहीं कहीं बीच बीच में एक्सेप्शन भी है, लेकिन इन जनरल देखा जाए तो व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस। स्पीसीज डाइवर्सिटी घटता है हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं। इसका रीजन भी आपको पता होगा बच्चों, क्यों घटता है इसका कारण भी पता है। क्योंकि यहाँ इक्वेटर की तरफ रेनफॉल भी ज़्यादा, टेम्परेचर भी ज़्यादा, और यहाँ पर जो स्पीसीज है वो बहुत दिन से रह रहे हैं। यहाँ का स्पीसीज रेजिस्टेंट हो गया है इन्वायरमेंट से, यानी यहाँ उतना ज़्यादा चेंज भी नज़र नहीं आएगा आपको, और ऊपर बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आता है। यानी यहाँ जो स्पीसीज है वो लगभग स्टेबल और कांस्टेंट हो चुका है यहाँ का इकोसिस्टम, इसीलिए यहाँ उतना डिस्टरबेंस नहीं है। यहाँ जो स्पीसीज है वो है, ऊपर जाने से धीरे धीरे स्पीसीज कम होता है। चलिए बच्चों, अगर मैं बोलूँ बायोडाइवर्सिटी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड में इक्वल बराबर तरीके से बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। बायोडाइवर्सिटी मतलब आपको माइंड में एनिमल्स प्लांट्स दोनों आना चाहिए बच्चों, लिविंग का डाइवर्सिटी। इन जनरल इक्वेटर से अगर हम मूव करेंगे पोल्स की तरफ, इन जनरल इक्वेटर से मूव तो स्पीसीज डाइवर्सिटी कम लिखा हुआ है, कम। इसका कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा बच्चों। ट्रॉपिकल रीजन ये हो गया आपका ट्रॉपिकल रीजन, ये इससे ऊपर टेम्परेट रीजन और ऊपर पोलर रीजन। मैंने इसी रफली डिवाइड कर दिया, यानी ये टेम्परेट रीजन आपका, सॉरी ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन और पोलर रीजन। अब देखिए, रीजन मतलब इलाका, सबसे ज़्यादा स्पीसीज होगा ट्रॉपिकल रीजन में, उससे कम टेम्परेट रीजन में, उससे कम पोलर रीजन में। यानी ट्रॉपिकल रीजन में जो भी इलाका होगा, जो भी फॉरेस्ट होगा, अगर उतना ही जगह का हम फॉरेस्ट यहाँ पर टेम्परेट रीजन में देखेंगे तो वहाँ स्पीसीज कम होगा। उतना ही किलोमीटर्स का इलाका अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो वहाँ और स्पीसीज कम होगा। यानी हम जैसे ही इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो स्पीसीज का डाइवर्सिटी कम होते जा रहा है। अब देखिए ट्रॉपिकल रीजन्स, इसका एग्जाम्पल कोलंबिया नियर इक्वेटर। बच्चों कोलंबिया एक इलाका का, जगह का नाम है, आपको पता होगा। ये इक्वेटर के मतलब लगभग इक्वेटर वाला इलाका में, यानी यहाँ पर आता है, इक्वेटर वाला इलाका में आता है। न्यूयॉर्क ये जो है थोड़ा इससे ऊपर आता है, यानी इससे ऊपर लगभग 41 डिग्री फ्रॉम इक्वेटर, मानिए इससे ऊपर आता है। और ग्रीनलैंड ये उससे और भी ऊपर आता है। मेरा आपसे सवाल है, मैं अगर पूछूं इसमें से सबसे ज़्यादा स्पीसीज कहाँ मिलेगा? कोलंबिया में, क्योंकि इक्वेटर के नज़दीक वाला इलाका है। उससे कम न्यूयॉर्क और उससे भी कम ग्रीनलैंड में मिलेगा। और ऐसा देखा भी गया है बच्चों, यहां पर कोलंबिया में लगभग 1400 बर्ड स्पीसीज मिल रहा है। लेकिन अगर मैं न्यूयॉर्क का बात करूं जो उससे ऊपर है, वहां पर 105 बर्ड का स्पीसीज और यहां सिर्फ 56 बर्ड का स्पीसीज मिल रहा है। यानी ये लाइव प्रूफ है, आप देख पा रहे हैं। हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे स्पीसीज का डाइवर्सिटी कम हो रहा है। ये इलाका इक्वेटर के लगभग करीब है, तो यहाँ पर एक 1400 बर्ड स्पीसीज है, यहाँ पर सिर्फ 105 बर्ड स्पीसीज, और वहाँ का हाल है सिर्फ 56 बर्ड स्पीसीज। क्योंकि आपको पता होना चाहिए इक्वेटेरियल रीजन में ज्यादा रेनफॉल, ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा सोलर एनर्जी, तो यहां पर सबसे सब चीज ज्यादा है, इसलिए यहां स्पीसीज डाइवर्सिटी भी ज्यादा है। हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं स्पीसीज का डाइवर्सिटी कम 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 हो रहा है। चलिए और आप उदाहरण देखना चाहते हैं और आपको लेके चलते हैं बच्चों। इक्वाडोर एक फॉरेस्ट है जो ट्रॉपिकल रीजन में एग्जिस्ट करता है, यानी इस रीजन में कहीं भी एक जंगल है, उसका नाम है इक्वाडोर। क्या नाम है बच्चों? इक्वाडोर। अगर हम बात करें मिड वेस्ट, ये भी एक जंगल है, ये आपका एग्जिस्ट करता है टेम्परेट रीजन में। ये ट्रॉपिकल रीजन सर देखिए, जो अर्थ है इसका बीच से जो आप लाइन ऐसा अगर इमेजिनरी लाइन मान ले तो हम लोग इसको इक्वेटर मानते हैं। इसके अगल बगल का जो इलाका है ये है आपका
ट्रॉपिकल रीजन, उसको ऊपर टेम्परेट, उसको ऊपर पोलर। तो देखिए यहां जो है इक्वाडोर एक ऐसा फॉरेस्ट है जो ट्रॉपिकल रीजन में एग्जिस्ट करता है, और मिड वेस्ट एक ऐसा है जो आपका एग्जिस्ट करता है आपका टेम्परेट रीजन में, यानी इससे ऊपर। ये दोनों ही फॉरेस्ट है। अब देखिए ये दोनों का अगर मैं इक्वल जगह लूं, यानी अगर मैं बोलूं ये दोनों फॉरेस्ट, एक आपका है इक्वाडोर और उससे ऊपर है मानिए मिड वेस्ट, ये दोनों का इक्वल ही जगह, माने यहां का 100 किलोमीटर पर स्क्वायर, यहां का 100 किलोमीटर पर स्क्वायर, बराबर जगह में भी अगर आप देखते हैं फिर भी यहां का स्पीसीज इससे 10 गुना ज्यादा मिलेगा। वेस्कुलर प्लांट्स का स्पीसीज यहां पर 10 गुना ज्यादा। वेस्कुलर प्लांट्स आप जानते हैं जिसमें वेसल्स होता है, वेसल्स मतलब जाइलम और फ्लोएम होगा, मतलब उसमें आ गया आपका जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ये सब है बच्चों वेस्कुलर प्लांट्स। तो यहां का जो वेस्कुलर प्लांट है इससे 10 गुना ज्यादा यहां पर वेस्कुलर प्लांट का स्पीसीज पाया जाता है, यानी यहां पर अगर 100 मिलेगा तो यहां 1000 स्पीसीज मिलेगा वेस्कुलर प्लांट्स का, यानी जिम्नो, एंजियो और टेरिडोफाइट्स का। यहां पर स्पीसीज ज्यादा, इससे लगभग 10 गुना। क्यों? क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है ट्रॉपिकल रीजन में। देखिए बच्चों ये जो है ट्रॉपिकल रीजन में, और ये आपका, तो यहां पॉइंट्स लिखा हुआ है इक्वाडोर हैज अप टू 10 टाइम्स मोर वेस्कुलर प्लांट्स स्पीसीज देन मिडवेस्ट। ये आपका मिडवेस्ट यूएसए के लगभग वहां एग्जिस्ट करता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये सब एग्जांपल से एक ही चीज समझाना चाह रहा है, जो इक्वेटोरियल रीजन में जो भी इलाका होगा वहां पर ज्यादा स्पीसीज पाया जाएगा एज कंपेयर टू उसके ऊपर वाला इलाका में। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे स्पीसीज डाइवर्सिटी कम 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 और कम होते जाता है। अब आपको करना है क्या बच्चों, इसको नोट करना, ये यहां खत्म नहीं हो रहा है। मैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा, इसको नोट कीजिए और समझिए बच्चों। जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जा रहे हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी कम हो रहा है। हमने देखा अभी कोलंबिया में, न्यूयॉर्क और ग्रीनलैंड, ये नजदीक है तो यहाँ 1400 बर्ड के स्पीसीज है। ये थोड़ा ऊपर यहाँ पर आपका 105 और यहाँ ज्यादा ऊपर तो 56 स्पीसीज बर्ड का। इक्वाडोर ये है आपका नजदीक में है ट्रॉपिकल रीजन का, तो यहां पर आपका जो है इसमें 10 गुना ज्यादा वेस्कुलर प्लांट का स्पीसीज मिल रहा है एज कंपेयर टू मिडवेस्ट। सेम इलाका में, सेम जगह, यहां मानिए 10 किलोमीटर मानिए, वहां भी मानिए, दोनों जगह में आप कंपेयर कीजिएगा तो ऊपर आपको कम स्पीसीज मिलेगा एज कंपेयर टू नीचे। जल्दी से नोट कीजिए बच्चों। हाँ बच्चों, आप लोग नोट कर चुके होंगे। और देखिए अभी हम लोग इसी में ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बारे में। ये बहुत बड़ा फॉरेस्ट है बच्चों, धरती का सबसे बड़ा फॉरेस्ट अमेजोन रेन फॉरेस्ट, और इसके बारे में आप लोग बहुत सारा चीज़ यूट्यूब में, शॉर्ट्स में, फैक्ट्स में देखते होंगे। आज हम लोग थोड़ा डीपली देखते हैं यहाँ कितना स्पीसीज है बच्चों। ये एक ऐसा फॉरेस्ट है जो हज़ारों लाखों किलोमीटर्स में फैला हुआ है, इतना बड़ा फॉरेस्ट है बच्चों। ये साउथ अमेरिका में मिलता है। अब सोचिए ये 6 से नहीं 7-8 कंट्री में अकेला ये फॉरेस्ट फैला हुआ है, कितना बड़ा फॉरेस्ट होगा बच्चों। यहाँ का अगर मैं देखूँ स्पीसीज डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूशन, तो आप देखिए 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स का 40,000 स्पीसीज पाया जाता है यहाँ, यानी 40,000 टाइप्स का यहाँ पर प्लांट मिलता है बच्चों। अगर मैं बात करूँ फिशेस का तो 3,000 से ज़्यादा, लगभग 3,000 प्रकार का यहाँ फिशेस पाया जाता है उसका स्पीसीज। उसी तरह बर्ड्स 1300 स्पीसीज बर्ड्स का, मैमल्स का 427 स्पीसीज, रेप्टाइल्स का 378 स्पीसीज। और अगर बात इंसेक्ट्स का कहा जाए, इंसेक्ट्स नहीं, अगर मैं कहूँ अच्छे से तो आप बोल सकते हैं इनवर्टिब्रेट्स का यहाँ पर 1,25,000 से ज़्यादा स्पीसीज इनवर्टिब्रेट्स का मिलता है बच्चों। ये सब जो भी आपको बताया ये वर्टिब्रेट्स में आते हैं, चाहे वो प्लांट्स, सॉरी ये तो प्लांटिका हो गया, फिश हो गया, बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, ये सब के सब आपका वर्टिब्रेट्स आते हैं। और इनवर्टिब्रेट्स का, यानी जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, वैसा प्रकार का स्पीसीज यहाँ 1,25,000 से ज्यादा प्रकार का स्पीसीज पाया जाता है। एटलीस्ट 2 मिलियन स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड इन दीज रेन फॉरेस्ट। इन रेन फॉरेस्ट में 2 मिलियन, समझ रहे हैं आप लोग, 2 मिलियन मतलब 20 लाख से ज्यादा इंसेक्ट्स का स्पीसीज है। किसका बच्चों? इंसेक्ट्स का स्पीसीज है
जो कि वेट कर रहे हैं कि उनका डिस्कवरी हो, यानी हम लोग उनका डिस्कवरी नहीं कर पाए, खोज नहीं कर पाए हैं। इन अमेज़न रेन फॉरेस्ट में और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में 2 मिलियन, कम से कम 2 मिलियन तो सिर्फ इंसेक्ट्स का ऐसा स्पीसीज है जिसे अभी तक हम लोग खोज नहीं कर पाए हैं। ये अनुमान लगा रहा है साइंटिस्ट। अब बच्चों आपको ये कुछ चीज़ें हैं याद रखना, ये डेटा एनसीईआरटी का है तो आपको एज इट इज़ याद रखना है। 40,000 प्लांट्स का, 3,000 फिशेस, 1,300 बर्ड्स का, 427 मैमल्स का, 378 रेप्टाइल्स का और 1,25,000 से ज़्यादा इनवर्टिब्रेट्स का स्पीसीज ये विशालकाय फॉरेस्ट में मिल रहा है। ये तो हम सर्च किए बच्चों, ये तो हम डिस्कवरी किए, अब न जाने कितना और छिपा हुआ हमें पता भी नहीं है। फिर भी एक एस्टिमेट कह रहा है कि 2 मिलियन तो सिर्फ इंसेक्ट का ऐसा स्पीसीज है जो अभी तक हम उसे खोज नहीं पाए। अब बच्चों यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि सर इन रेन फॉरेस्ट्स में, इन अमेज़न फॉरेस्ट में वैसा क्या है कि इसमें इतना ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी है? तो बच्चों आपकी एनसीईआरटी कई सारा रीज़न बता रहा है, उसमें से मैं कुछ रीज़न आपको बताना चाहूँगा। पहला रीज़न तो ये है कि यहाँ पर क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट्स यानी ये जो फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, ये इक्वेटोरियल रीजन में एग्जिस्ट करते हैं और इक्वेटोरियल रीजन में आपको पता होना चाहिए सनलाइट भी मैक्सिमम, टेम्परेचर मैक्सिमम, तो मतलब पीपीटी और रेनफॉल भी सबसे अच्छा। अब जब ये चीज़ अच्छा रहेगा तो वहाँ के जो स्पीसीज़ है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। एक चीज़ और है, यहाँ उतना ज़्यादा वेरिएशन दिखने को नहीं मिलता है, यानी मौसम का यहाँ चेंज बहुत ज़्यादा नहीं है। एलियन स्पीसीज़ का इन्वेजन अगर हो जाता है तो ये लोग एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं आएगा क्योंकि यहाँ हद से ज़्यादा स्पीसीज़ है। एक प्रीडेटर को कई सारा प्रे मिलता है खाने के लिए और मतलब यहाँ का जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों, सिंप्लीफाइड नहीं है। और इतना ज़्यादा जटिल और कॉम्प्लेक्स होने के कारण ये लोग एक प्रकार का स्टेबिलिटी में आ गया है, यानी यहाँ जो है स्टेबल फॉर्म में है, यहाँ का प्रोडक्टिविटी हाई है, यहाँ पर कोई भी मौसम में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा जो भी इक्वेटोरियल जोन में जो भी फॉरेस्ट आते हैं, जिसके कारण यहाँ का स्पीसीज डाइवर्सिटी मेंटेन्ड है। और यही कुछ रीज़न है और इसी रीज़न के साथ पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमारा ख़त्म हो रहा है। उसका पहला पार्ट, यानी मैंने आपको अभी तक जो भी बताया, एक और है जो मैं आपको बताना है, वो है कि स्पीसीज़ और एरिया का रिलेशनशिप। बच्चों स्पीसीज़ एरिया का रिलेशनशिप इकोलॉजी का मेरे ख्याल से सबसे टफ टॉपिक है क्योंकि इसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सब के सब आते हुए नज़र आते हैं और ख़ास करके बायो का बच्चा को लॉग और ग्राफ से तो दूरी बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, हमें लॉग भी समझना होगा इसी लेक्चर में और हमें स्पीसीज़ और एरिया का क्या रिलेशनशिप है वो हमें देखना होगा। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, इसे नोट करना है बच्चों। और सिर्फ नोट मत कीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप देख रहे हैं कि कोई एक टीचर इतना पढ़ा रहा है, आपको पसीना पसीना हो जा रहा है आपके लिए, तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता है यार, आपका काम ना आए ये वीडियो किसी और का तो आ सकता है ना। जब आप देख ही रहे हैं तो सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है बच्चों, यार ये ईमानदारी दिखाइए बच्चों। आप सब्सक्राइब कीजिए, इग्नोर मत कीजिए, ठीक है बच्चों। फिर वही कहूँगा, आप फिर इग्नोर करने का सोच रहे हैं, लेकिन नहीं, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए, इसको नोट कीजिए बच्चों। हाँ बच्चों देखिए, ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है क्योंकि इसमें जो है आपका इक्वेशंस भी आ गया है और बच्चे अक्सर इक्वेशंस से डरते हैं, वो भी लॉग वाला। देखिए सबसे पहले हम लोग कुछ समझ रहे हैं बच्चों, एक स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट का नाम आता है जिसका नाम है A.V. हमबोल्ट। आपको हमबोल्ट याद रखना है। क्या बच्चों? A.V. हमबोल्ट। इन्होंने क्या एक अच्छी बात क्या बोल दिया कि देखिए, अगर हम एरिया ऑफ एक्सपेरिमेंट बढ़ाते हैं तो स्पीसीज बढ़ता है। नहीं समझे? मानिए अगर हम कहीं जंगल में गए, अगर हम इतना जंगल इतना तक में खोज किए, हम इतना दायरा में ही रहे जंगल का, मानिए 10 किलोमीटर स्क्वायर की, इससे ज़्यादा हम अंदर नहीं जाएंगे, इतना ही चारों तरफ से हम देख लिए, इधर 10 किलोमीटर, इधर 10 किलोमीटर स्क्वायर तक का एरिया में अगर हम रिसर्च करेंगे तो हो सकता है कि हमें 1000 स्पीसीज मिले। अगर हम एरिया ऑफ एक्सपेरिमेंट बढ़ा दें कि हम जो है 10 किलोमीटर नहीं, अब 100 किलोमीटर स्क्वायर तक का एरिया में रिसर्च करेंगे, हो सकता है कुछ स्पीसीज और बढ़ जाए। ये जो बंदा है, इन्होंने क्या कहा कि
कि अगर आप एरिया ऑफ एक्सपेरिमेंट बढ़ाते हैं, जिस जगह में आप रिसर्च करते हैं, अगर उस जगह का एरिया आप जितना बार बढ़ाते हैं तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ता है, यानी स्पीसीज नया मिलने का चांसेस ज़्यादा है। अच्छी बात है। अब इसका एक ड्रॉबैक भी है। इन्होंने कहा कि हर बार ऐसा नहीं होगा और हमेशा नहीं होगा कि आप जगह बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए और स्पीसीज बढ़ते जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक लिमिट बाद ऐसा होगा कि आप जगह बढ़ाते जाइए लेकिन स्पीसीज नहीं बढ़ेगा। ये एक सच्चाई है। ऐसा नहीं होगा कि हम हर बार लेवल बढ़ा रहे हैं, हर बार दायरा बढ़ा रहे हैं और स्पीसीज भी बढ़ते जा रहा है। आपको भी पता है ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ देर तक इसीलिए होगा क्योंकि जो स्पीसीज छूटे हुए इधर उधर वो हम उसको कंक्लूड कर पाएंगे, तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ता है। ये बात किसने कहा? एवी हम्बोल्ट ने। ये कौन थे? ये जर्मन का नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर था। आपको ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी का पॉइंट है। इसके घर का था जर्मन, ये नेचुरलिस्ट था और जियोग्राफर था। अब देखिए, स्पीसीज रिचनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया बट अप टू ए लिमिट, एक लिमिट तक। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्रैक्टिकल हो सकता है आपको और आसानी से समझ में आए बच्चों। देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो है ये एक पूरा मानिए ये एक फॉरेस्ट है। क्या बच्चों? फॉरेस्ट। हम 20 किलोमीटर स्क्वायर तक पहले 20 किलोमीटर स्क्वायर तक जैसे हमने रिसर्च किया तो हमें 20 स्पीसीज मिला। ये एक एग्जांपल है बच्चों, दिल पे ना ले। हमने क्या किया? दायरा बढ़ा दिया। हमने 40 किलोमीटर स्क्वायर तक बोले कि अब रिसर्च करेंगे 40 तक, तो हम स्पीसीज 20 के जगह 30 मिलने लगे। एक पॉइंट ध्यान दे रहे आप, हम एरिया डबल कर दिए लेकिन स्पीसीज डबल नहीं हुआ। नहीं आ रहा समझ में? हम एरिया डबल कर दिए लेकिन स्पीसीज डबल नहीं हुआ, 20 से 30 हुआ। हम एरिया कर दिए 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर। अब हम क्या कर दिए? 40 से 80 किलोमीटर, कि अब 80 किलोमीटर स्क्वायर में रिसर्च करेंगे। 40 से 80, स्पीसीज हमारा 30 से 50 हुआ, 30 से 60 नहीं हुआ। मतलब जिस रेशियो में हम एरिया बढ़ा रहे हैं उसी रेशियो में हमारा स्पीसीज नहीं बढ़ रहा है। और अगर आप और एरिया बढ़ाते गए तो कुछ देर बाद ऐसा होगा कि आप एरिया बढ़ाते जाएंगे लेकिन स्पीसीज नहीं बढ़ेंगे। यही बात इन्होंने कहा था कि अगर आप एरिया ऑफ एक्सपेरिमेंट बढ़ाते जाते हैं तो स्पीसीज मिलेगा लेकिन बढ़ेगा, लेकिन हर बार नहीं, एक लिमिट तक। क्योंकि ये रेशियो फिक्स नहीं है बच्चों। देख रहे हैं, हम 20 किलोमीटर से 40 कर दिए तो 20 से स्पीसीज 40 हो जाना चाहिए था, बस ऐसा नहीं हुआ। 30 था, 30 से हमने 60 होना चाहिए था, बट हुआ 50। तो यही जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं बच्चों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर ये क्या बोल दिया? ये फिजिक्स का टर्म है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब जब दो चीज, जब यहां पर एरिया और स्पीसीज का बात हो रहा है, ध्यान रहे, जब दो चीज एक दूसरे के ऊपर निर्भर है लेकिन इस तरीके से निर्भर नहीं है, इस तरीके से निर्भर नहीं है कि इक्वली बढ़ेगा। यानी 20 किलोमीटर से 40 कर दिए तो स्पीसीज 20 से 40 हो जाना चाहिए था, 40 से 80 कर दिए तो स्पीसीज भी डबल हो जाना चाहिए था। यानी एरिया हम जितना गुना बढ़ाएंगे उतना गुना हमारा स्पीसीज नहीं बढ़ रहा है। यही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अगर आपका स्पीसीज और एरिया बराबर तरीके से बढ़ता, कि हमने 1 किलोमीटर में रिसर्च किया 10 स्पीसीज, 2 किलोमीटर में करते तो 20 स्पीसीज, 3 किलोमीटर में 30 स्पीसीज, यानी एरिया जिस रेशियो में बढ़ा रहे हैं उसी रेशियो में स्पीसीज बढ़ता, तो आपका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। यानी वो आपका बनता कि वो डायरेक्टली एक दूसरे पर पूरी निर्भर है। बट ये ऐसा नहीं है, एरिया में स्पीसीज निर्भर तो कर रहा है लेकिन इक्वल रेशियो में नहीं। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा बच्चों। अभी हम लोग बनाएंगे, वो भी टेंशन ना ले। अब देखिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, इसका ग्राफ अब हम लोग ड्रॉ करेंगे बच्चों। और उसके लिए हमको चाहिए जगह, और जगह के लिए आपको करना होगा नोट और मुझे पड़ेगा मिटाना। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसको नोट करना होगा बच्चों। आप नोट कीजिए, फिर मैं ग्राफ बना के दिखाऊंगा कि किस प्रकार का ग्राफ बनता है। नोट कीजिए। हाँ बच्चों, देखिए, अब जो ग्राफ है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका ग्राफ हमें समझना जरूरी होगा। क्या बता रहा है हमें ग्राफ? सबसे पहले मैं आपको यहाँ से थोड़ा शुरू से बता देता हूँ। जो एवी हम्बोल्ट ने बताया, स्पीसीज रिचनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ एक्सपेरिमेंट बट अप टू ए लिमिट, एक लिमिट तक
अगर आप स्पीसीज रिचनेस बढ़ाना चाहते हैं, एरिया ऑफ एक्सपेरिमेंट बढ़ाते जाइए, लेकिन एक लिमिट तक ऐसा होगा, उसके बाद एरिया बढ़ाते जाइए, स्पीसीज रिचनेस नहीं बढ़ेगा, यानी स्पीसीज नहीं बढ़ेगा। स्पीसीज रिचनेस को अगर मैं एस से दिखाऊं, ध्यान से सुनिए, स्पीसीज रिचनेस को मैं एस बोलूं, एरिया ऑफ एक्सपेरिमेंट को मैं ए बोलूं, समझ रहे हैं आप? मैंने बोल दिया स्पीसीज रिचनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये मैंने कह रहा हूं, हमबोल्ट ने कह दिया स्पीसीज रिचनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ एक्सपेरिमेंट। मैंने दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बना दिया, ठीक है। अब आगे का जो बात है कि अप टू ए लिमिट, एक लिमिट तक, और लिमिट के लिए मैंने भी यहां लिमिट लगा दिया। अगर वो ये बात नहीं बोलते कि लिमिट कुछ ही नहीं है, जितना बढ़ाइएगा उतना भी ये भी बढ़ेगा, जितना एरिया बढ़ेगा उतना स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगा, तो मैं ये जेड लगाता ही नहीं। ये जेड इसीलिए लगाया क्योंकि एक लिमिट है, एक लिमिट तक ऐसा होगा, ठीक है। चलिए मान गए। अब मेरा आपसे एक पॉइंट में यहां एक सवाल है, जो सवाल आपसे पूछा जाएगा, अगर मैं जेड बढ़ाऊं, नहीं आ रहा समझ में, अगर जेड का वैल्यू 1 रहेगा, क्योंकि एस जेड एस जो है ए का बढ़ने से बढ़ता है, एस जो है ए का बढ़ने से एस भी बढ़ेगा। अगर मैं जेड बढ़ाऊं तो ए बढ़ेगा तो एस बढ़ेगा, नहीं आ रहा समझ में। अगर जेड का वैल्यू 1 रहेगा तो ए का मान कम तो ये कम, अगर जेड 2 कर दिए तो 1 का स्क्वायर हो गया तो ये भी बढ़ेगा, यानी जेड बढ़ाने से स्पीसीज रिचनेस बढ़ता है। अब ये जेड है क्या, बताएंगे अभी। ये ध्यान रखना है कि जेड अगर हम बढ़ाएंगे तो ए बढ़ेगा तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगा। यानी अगर मैं आपको 2 फॉरेस्ट दे दिया और 2 फॉरेस्ट में से एक का जेड दे दिया 1.15, एक का जेड दे दिया 1.25, तो जो 25 है उसका स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है, यानी जेड से हम पता कर सकते हैं कहां का स्पीसीज रिचनेस कितना ज्यादा है। मोर द वैल्यू ऑफ जेड मोर द वैल्यू ऑफ स्पीसीज रिचनेस, ये आपको याद रखना है बच्चों। अब देखिए, आपको पता होगा, अगर आप लोग थोड़ा सा भी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी बच्चों अगर आप फिजिक्स पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जैसे ही हम यहां प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा। हमने ये प्रोपोर्शनैलिटी को गायब कर दिया, यहां कांस्टेंट ले लिए c, यानी s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a z। अब हो गया s बराबर c a पावर z। ये c कहां से आया, प्रोपोर्शनैलिटी हटा दिए, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के बाद ये c आ गया। c क्या है सर, कांस्टेंट है। अब ये जो है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है, यानी ये इक्वेशन जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाता है। यानी अगर यहां पर सिंपल यही रहता कि स्पीसीज बढ़ने से एरिया और एरिया बढ़ने से स्पीसीज बराबर तरीके से बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं, तो स्ट्रेट लाइन बन जाता ऐसे, भाई स्पीसीज बढ़ाओ एरिया बढ़ाओ स्पीसीज बढ़ाओ, जितना एरिया बढ़ाते जाएगा जितना इस एरिया बढ़ाएगा स्पीसीज बढ़ेगा, फिर अगर आप एरिया स्पीसीज, लेकिन ऐसा नहीं है, एक लिमिट है ना। इस चक्कर में हमारा जो बन गया, अगर हम नॉर्मल ग्राफ बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा आपका ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब हम लोग लेंगे बच्चों लॉग। सर लॉग क्यों ले, भाई ले रहा है तो हम क्या करें, लॉग लेना पड़ेगा बच्चों। लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग है। अब फिर ये बात भी फिर आप हमसे पूछेगा कि सर ये क्या हो गया। ये लॉग लेने का एक तरीका बच्चों, जब हम लॉग लेते हैं, मानिए जैसे इसका अगर लॉग लिया गया ये, तो लॉग एस लॉग सी होगा, लॉग ए होगा, और जेड जो है आगे आ जाएगा, यानी इसके बीच में प्लस आ जाएगा, लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, यानी पावर जो है आगे आ जाता है लॉग में। तो लॉग एस सब जगह हमने लॉग ले लिया, ये हो गया। अब देखिए इसको अगर मैं कंपैरिजन करूं, इसको पूरा को मैं y मान लूं बराबर, इसको मैं mx मान लूं, इसको c मान लूं, यानी मैंने इसको पहले लिखा log s बराबर log c प्लस जेड लॉग ए, फिर मैंने इसको यहां थोड़ा रीअरेंज कर दिया। अब मैं बोलूं y बराबर mx प्लस c, जैसे दिख रहा है ये। अगर मैं इसको y मान लूं, इसको x मान लूं, इसको m मान लूं, इसको पूरा c मान लूं, तो y बराबर mx प्लस c। बोलो फिजिक्स के बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है या नहीं है। अगर कहीं भी हमारा इक्वेशन निकल के आता था y बराबर mx प्लस c, अगर आप लोग थोड़ा सा भी बेसिक फिजिक्स पढ़े होंगे, तो y बराबर mx प्लस c में हम लोग बनाते थे स्ट्रेट लाइन। यानी अगर हम लॉग लेके ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और लॉग नहीं लेंगे तो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। समझ रहे हैं आप। अगर हम लॉग लेके ग्राफ बनाते हैं, लॉग वाला ग्राफ, तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा बच्चों, सॉरी स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। फिर से लॉग लेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, लॉग नहीं लेंगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। लेते हैं, अब देखिए बनाते हैं बच्चों। ये देखिए
ये मैंने एक ग्राफ बना दिया। ये स्ट्रेट लाइन, सर ये स्ट्रेट लाइन क्या दिखा रहा है? ये स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप को दिखा रहा है। किस चीज का? ये एरिया बता रहा है। अगर इस तरफ जा रहे हैं एरिया, आगे जा रहे हैं तो आपका स्पीसीज रिचनेस। अगर मैं बोलूं यहां पर एरिया ये है, यहां पर स्पीसीज रिचनेस ये है, इस पॉइंट का बात करूं तो अभी मैं मिटाऊंगा क्योंकि फिर घोच पोच हो जाएगा बच्चों ये। अब देखिए, अब थोड़ा ईमानदारी से देखिए, आपको आएगा समझ में। अगर मैं यहां से ग्राफ स्टार्ट कर रहा हूं, देखिए मैं आगे जा रहा हूं, धीरे 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 आगे जाते 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 ये धीरे धीरे ऐसा हो रहा है। अगर मैं यहां ए पॉइंट का बात करूं तो ए पॉइंट तक अब देखिए ये थोड़ा सा स्ट्रेट टाइप से था, यानी ए पॉइंट में एरिया ये इतना है, ये एरिया बता रहा है इधर एरिया, और ए पॉइंट में स्पीसीज रिचनेस इतना है। अब मैं बी पॉइंट में जा रहा हूं तो बी पॉइंट में मेरा एरिया ज्यादा आ गया, लेकिन स्पीसीज रिचनेस उस हिसाब से नहीं बढ़ा है। मैं अगर सी पॉइंट का बात करूं तो एरिया और ज्यादा आ गया, लेकिन स्पीसीज रिचनेस जितना होना था उतना नहीं। अगर मैं इसको स्ट्रेट बना के देखिए आप, तो स्पीसीज रिचनेस कुछ वहीं पर ज्यादा आएगा। यानी धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि एरिया जो है बढ़ते जा रहा है, लेकिन उस रेशियो में स्पीसीज रिचनेस नहीं बढ़ रहा है। अब मेरा आपसे सवाल है बच्चों, यहां पर 3 पॉइंट मैं मार्क करके रखा हूं, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी। 3 पॉइंट है आपके पास। देखिए पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, इसमें से सबसे ज्यादा स्पीसीज रिचनेस कहां है? ए में, फिर बी में, फिर सी में। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे तरफ जा रहे हैं एरिया तो बढ़ रहा है, लेकिन उस हिसाब से हमारा ये नहीं बढ़ रहा है। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता, ये लाइन अगर स्ट्रेट लाइन होता तो फिर स्पीसीज रिचनेस और ये एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, वो भी हर जगह, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर लॉग लेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, लॉग नहीं लेंगे तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब सर अप टू ए लिमिट तक। अगर मैं बोलूं स्पीसीज रिचनेस ए बी सी। अब मैं ढलान का बात पूछूं, ढलान जानते हैं आप? स्टीपर, यहां ज्यादा ढलान है, यहां ज्यादा, यहां ज्यादा फिसलन कहां पर है? जहां बोलिए जल्दी। ज्यादा फिसलन यहां पर है, उससे कम फिसलन यहां, और यहां और कम फिसलन है। जितना ज्यादा फिसलन उतना ज्यादा स्पीसीज रिचनेस, यानी जेड उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा फिसलन होगा, जितना ज्यादा फिसलन होगा उतना ज्यादा जेड होगा। तो बच्चों यहां पर आपका खत्म हो रहा है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ध्यान से देखिए बच्चों, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप जो है ये 2 ग्राफ है, दोनों ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये लॉग वाला, ये बिना लॉग वाला। क्या क्या बता रहा है? स्पीसीज रिचनेस ऊपर जाने से स्पीसीज रिचनेस, और ये आपका एरिया डिफाइन कर रहा है। अब बच्चों ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का अगर मैं बात करूं, कहां का? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जेड का वैल्यू मैक्सिमम है 1.15 है। यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अगर आप एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो वहां पर आपको क्या होगा, अगर कहीं आप 10 किलोमीटर स्क्वायर तक एक्सपेरिमेंट किए और 10 किलोमीटर कहीं अगर मैं उतना ही एक्सपेरिमेंट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में करूंगा तो वहां पर स्पीसीज का मिलने का चांस ज्यादा है, इसलिए वहां का जेड ज्यादा है। अब देखिए बच्चों, अगर मैं स्मॉल एरिया का बात करूं, स्मॉल एरिया मतलब मानिए छोटा सा फॉरेस्ट आप ले लिए, छोटा सा फॉरेस्ट में अगर आप ये रूल अप्लाई करते हैं तो वहां जो स्पीसीज रिचनेस है कम होगा, क्योंकि छोटा सा एरिया है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कॉन्टिनेंट्स, 2-3 कॉन्टिनेंट्स को मिला लिए, अब हम अगर आप एरिया के हिसाब से देखेंगे तो छोटा जगह में अगर आप 10 किलोमीटर लेते हैं, और अगर आप बड़ा बड़ा कॉन्टिनेंट मानिए मिला के उस रेशियो में देखिएगा कि यहां जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो यहां स्पीसीज रिचनेस उतना कम नहीं हो रहा है, एरिया के हिसाब से कम होगा, लेकिन यहां स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है। नहीं आ रहा है अगर उतना समझ में, बस इतना ख्याल रखना है आपको कि स्मॉल एरिया का स्पीसीज रिचनेस का जेड जो है वो कम है, लार्ज एरिया का जेड ज्यादा है। सबसे ज्यादा आपको मिलेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, यहां का स्पीसीज रिचनेस सबसे ज्यादा है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही बच्चों, बहुत थक गए हैं और आपको नोट कर रहे हैं बच्चों, आप लोग देख ही पा रहे होंगे कितना पसीना पसीना हो गए हैं। गर्मी में ना फैन ऑन कर सकते हैं, क्योंकि फैन ऑन करेंगे फिर आवाज़ आपके पास क्लियर नहीं पहुंचेगा बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, जल्दी से आप नोट कर लीजिए।